अमेरिका वॉर पगलू है। इंडियन ब्रेन रॉट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कोलैब होता तो अमेरिका के लिए यही कहा जाता। वॉर पगलू के साथ रिबन इमोजी की जगह मिसाइल लगी होती। पता नहीं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। यह सिर्फ धमाल फिल्म में जावेद जाफरी का डायलॉग नहीं था। अमेरिका का लिंक्डइन बायो हो सकता है, लेकिन जावेद जाफरी और अमेरिका में एक अंतर है। फिल्म में वो बिना मर्जी के आगे आते थे, उनको आगे आना पड़ता था। वहीं अमेरिका अपनी खुशी और दूसरे की मर्जी के बिना लड़ाई में आगे आता है। दुनिया में दो नैनों को छोड़ कोई भी लड़ जाए, अमेरिका आगे आ जाता है। कहीं आग लगे लग जावे, कहीं बम फटे फट जावे, कोई नाग डसे डस जावे या युद्ध शुरू हो जावे। टूटे दिल की पीर और अमेरिका की युद्धवीर हर जगह दिख जाते हैं, कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष रूप से। लड़ाई चाहे अमेरिकी दरवाजे पे हो या वहां से हजारों किलोमीटर दूर, अमेरिका फटकार झंकार ललकार हुंकार के साथ पहुंचा रहता है, डॉलर या ड्रोन लेकर। लेकिन सवाल है क्यों? क्या अमेरिका को हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत है, या उसकी जरूरत है, या फिर कोई रणनीति है? आज आसान भाषा में इसी को समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में, जिसमें आज हम जानेंगे हर लड़ाई में पार्टी क्यों बन जाता है अमेरिका, युद्ध होने से अमेरिका को क्या फायदा या नुकसान होता है, कौन है वो लोग जो इन युद्धों से खूब पैसा बनाते हैं। Brought to you by Hire and New India Assurance. सबसे पहले ट्रिविया बताते हैं। फ्रीकोनोमेट्रिक्स नाम की एक वेबसाइट है, डेटा से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती है। इसके मुताबिक बीते 239 सालों में करीबन 222 साल अमेरिका किसी न किसी तरह से दुनिया में चल रहे किसी न किसी युद्ध से जुड़ा रहा है। अगर बीते 7 दशकों की बात करें तो कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष ऐसा नहीं रहा जिसमें अमेरिका ने किसी न किसी रूप में हिस्सेदारी ना की हो, चाहे वो कोरिया और वियतनाम का युद्ध हो या अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यूक्रेन और अब ईरान। इनमें से अधिकतर युद्ध सीधे तौर पर अमेरिका की जमीन से शुरू नहीं हुए थे, फिर भी अमेरिका ने खुद को इनमें एक अहम पार्टी बना लिया। इसका कारण केवल नैतिक जिम्मेदारी या लोकतंत्र की रक्षा का दावा नहीं है, बल्कि गहराई से देखें तो ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वैश्विक वर्चस्व बनाए रखने की होड़ और एक बेहद संगठित हथियार कारोबार का सीधा रिश्ता है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका की यह भूमिका स्पष्ट थी। जहां भी सोवियत प्रभाव दिखा वहां अमेरिका ने इंटरफेयर किया। यही वजह थी कि कोरिया से लेकर वियतनाम और फिर मध्य पूर्व तक अमेरिका की मौजूदगी बढ़ती गई। आज भी अमेरिका के दुनिया भर में 800 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने हैं जो उसके इस निरंतर प्रभाव और वर्ल्ड पुलिस बनने की भूमिका की गवाही देते हैं। इसे और गहराई में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम युद्ध की। 1955 से 1975 तक चलने वाली इस लड़ाई में अमेरिका ने सीधे टांग अड़ाई, जबकि लड़ाई वियतनाम के दो हिस्सों नॉर्थ और साउथ के बीच थी। नॉर्थ का हिस्सा कम्युनिस्ट ताकतों के समर्थन से लड़ रहा था और साउथ अमेरिका समर्थित था। अमेरिका को डर था कि अगर नॉर्थ वियतनाम जीत गया तो बाकी एशियाई देश भी कम्युनिस्ट हो जाएंगे। अमेरिका डोमिनो थ्योरी लगा रहा था। क्या है डोमिनो थ्योरी? उदाहरण से समझिए कि ताश के पत्तों के महल का एक पत्ता खिसका तो सभी पत्ते भर भर आकर गिरने लगेंगे, वही डोमिनो इफेक्ट वाला। अमेरिका की विदेश नीति के संदर्भ में इसका मतलब अलग है। अगर कोई गैर कम्युनिस्ट स्टेट कम्युनिज्म अपना ले तो उसके पड़ोसी गैर कम्युनिस्ट मुल्कों में भी कम्युनिज्म फैल जाता है। यही रीति नीति लेकर अमेरिका आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ? यूएस नेशनल आर्काइव के पेंटागन पेपर्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका ने अपने 58,000 से ज़्यादा सैनिक खोए और बाद में उसे पीछे हटना पड़ा। अगला उदाहरण इराक युद्ध का लेते हैं। 2003 में अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन यूएन टीम की जांच और बाद में खुद अमेरिका की रिपोर्ट से पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी युद्ध हुआ क्योंकि इराक तेल से भरा था। फिर भी युद्ध हुआ क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी मजबूत हो सकती थी। ब्रिटेन की चिलकॉट रिपोर्ट के मुताबिक इन युद्धों में लाखों नागरिकों की मौत हुई और बाद में इराक में एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ जिससे वो इस्लामिक चरमपंथी आतंकवादी संगठनों का गढ़ बन गया और फिर वहाँ
ISIS का जन्म हुआ। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया क्योंकि 9/11 के लिए अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया, जिसे तालिबान ने पनाह दी थी। ब्राउन यूनिवर्सिटी कॉस्ट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में लड़ाई आतंकवाद से थी, लेकिन फिर वो लड़ाई अफगान सरकार के निर्माण, तालिबान से शांति वार्ता और पाक अफगान सीमा तक ड्रोन हमलों तक खिंच गई। 2 दशक बाद अमेरिका वापस गया और तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। सीरिया एक और उदाहरण है। अमेरिका असद सरकार के खिलाफ था, लेकिन ISIS के भी खिलाफ, माने 2 विरोधियों से एक साथ लड़ना था। अमेरिका ने विद्रोही गुटों को समर्थन दिया, फिर खुद ही ड्रोन हमले भी किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल यमन रिपोर्ट्स बताती है कि यमन में अमेरिका ने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन सऊदी अरब को हथियार, खुफिया जानकारी और डिप्लोमेटिक समर्थन दिया, जबकि सऊदी वहां बमबारी कर रहा था। इसके पीछे का मकसद यह था कि ईरान को घेरना है और सऊदी से अरबों डॉलर के रक्षा सौदे बनाए रखना है। यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका सीधे नहीं लड़ रहा है, लेकिन सिप्री की व्हाइट हाउस यूक्रेन एड रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका यूक्रेन को अब तक 60 अरब डॉलर यानी करीबन 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता भेज चुका है, हथियारों से लेकर आर्थिक मदद तक, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस पश्चिमी यूरोप की सीमाओं तक पहुंचे। साथ ही नाटो के समर्थन और रूस चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बनाए रखना उसका बड़ा उद्देश्य है। 2025 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिका फिर से बीच में कूद पड़ा। एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 सपोर्ट रोकने की धमकी और भारत को ड्रोन बेचने की तैयारी, यानी लड़ाई किसी की भी हो, दुकान अमेरिका की ही चलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में भी विदेश नीति एक अहम मुद्दा होती है। 2004 में जॉर्ज W. बुश ने इराक युद्ध को देशभक्ति से जोड़कर चुनाव जीता। 2024 में बाइडेन को इजराइल का समर्थन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि अमेरिकी यहूदी लॉबी के वोटर्स का उन पर दबाव था। यानी जंग में पार्टी बनना केवल विदेश नीति से जुड़ा फैसला नहीं था, बल्कि ये लोकल वोट बैंक मैनेजमेंट भी है। चुनाव जीतने में इसका रेलेवेंस है। तो अब जवाब साफ है, अमेरिका हर उस जगह हस्तक्षेप करता है जहां उसे आर्थिक या राजनीतिक फायदा दिखता है, लेकिन इस हितों की रक्षा के पीछे एक और बड़ा पहलू है, हथियारों का कारोबार। अमेरिका हर साल सैकड़ों अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार निर्यात करता है और यह आंकड़ा हर युद्ध के साथ और तेजी से बढ़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने न केवल सैन्य मदद के नाम पर अरबों डॉलर भेजे, बल्कि यूरोप भर में अपने हथियारों की भारी डिमांड भी खड़ी कर दी। अमेरिकी रक्षा कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, जनरल डायनेमिक्स और बोइंग हर युद्ध में बड़े सरकारी ठेके हासिल करती हैं। युद्ध जितना लंबा चले, इन कंपनियों के मुनाफे उतने ही बढ़ते हैं। ये अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी चेतावनी खुद राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1961 में दी थी। निर्बल और सबल के बीच अमेरिका का कार्निवल चलता है। जब भी कहीं दुनिया में युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका की हथियार कंपनियों के शेयर चढ़ने लगते हैं। असल में अमेरिका सिर्फ युद्ध में नहीं उतरता, वो युद्ध को एक बिजनेस मॉडल की तरह समझता है और बरतता है। अमेरिका का हथियार व्यवसाय असल में दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम वाला बाजार है। हर युद्ध मुनाफे का नया मौका है, बात में आयरनी है और बाज अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जरिए कुछ समूह मलाई काटते हैं। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऐसा कि जहां सरकार, सेना और रक्षा उद्योग आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। हिसाब साफ होता है, बढ़िया बंदर बांट होगा, युद्ध और सेना पर खर्चे होंगे, जिससे एक ग्रुप को आर्थिक के साथ राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। इनमें हथियार बनाने वाली कंपनियां और राजनेता शामिल हैं। ये ग्रुप सरकार से बड़े ठेके हासिल करती हैं जो उनको मुनाफा देते हैं, जबकि आम अमेरिकी नागरिक टैक्स देकर इन खर्चों का बोझ उठाता रहता है। डिफेंस इंडस्ट्री की कंपनियां लॉबिंग करती हैं, सांसदों को चंदा देती हैं और पेंटागन के अधिकारियों को महंगे उपहार देती हैं ताकि उनको ठेके मिल सके। रक्षा खर्च से लाभ कुछ ही लोगों को होता है, जैसे ठेकेदार, उनके कर्मचारी, लेकिन लागत सभी करदाताओं पर बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि ठेकेदारों के पास अपने फायदे की योजना को पुश करने की ताकत उठती है। इसमें प्रॉफिट उनको सीधे मिलता है। उदाहरण के लिए सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने F-35 लड़ाकू विमान की योजना का समर्थन किया क्योंकि इससे उनके घरेलू राज्य वर्मोंट में नौकरियां पैदा हुई। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक और पहलू है कि ये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। डिफेंस पॉलिसी नौकरियां पैदा करती है और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाती है, इसलिए नेता और ठेकेदार युद्ध का समर्थन करते हैं। हालांकि योजनाएं जरूरत से ज़्यादा खर्च करती हैं और लॉन्गर रन में
नुकसान ही पहुंचाती हैं। सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट 2020-24 के अनुसार अमेरिका ने वैश्विक बड़े हथियार निर्यात में 43% हिस्सेदारी हासिल की और ये 2015 से 2019 की तुलना में 21% की बढ़ोतरी है। मतलब हर 4 हथियार में लगभग 2 हथियार अमेरिका से आ रहे हैं। इराक युद्ध 2003 के दौरान रेथियन, लॉकहीड मार्टिन जैसे डिफेंस ठेकेदारों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट झटके थे, जबकि अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई में अमेरिका ने करीब $2 ट्रिलियन माने 2 लाख अरब रुपए खर्च किए, जिसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हथियारों और सैन्य सेवाओं में गया था। हालिया उदाहरण, यूक्रेन को भेजी गई लगभग $75 बिलियन यानी 6.5 लाख करोड़ रुपए की सैन्य मदद में भी जेवलिन और हिमारस HIMARS जैसी अमेरिकी मिसाइल सिस्टम शामिल थी, जो अमेरिका के रक्षा उद्योग को मुनाफा पहुंचाते हैं। यही कारण है कि जंग के दौरान केवल बम गिराए नहीं जाते, बल्कि अमेरिकी कंपनियों के स्टॉक भी रॉकेट की तरह ऊपर उड़ते हैं या उड़ाए जाते हैं। याद करिए, युद्ध के समय होने वाली रिपोर्टिंग जब हथियारों, जेटों, मिसाइलों, कंपनियों के नाम बारंबार इतनी बार दोहराए जाते हैं कि आपको भी उनके स्पेसिफिकेशन रट जाते हैं। कैसे होता है वो? ऐसे ही होता है। इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने कथित वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर युद्ध शुरू किया, लेकिन हकीकत में रेथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले। अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका मौजूद रहा और ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मिशन में अमेरिका ने करीब $2 ट्रिलियन झोंक दिए, जिसमें बड़ा हिस्सा हथियारों और सैन्य कॉन्ट्रैक्ट्स पर गया। यूक्रेन युद्ध की बात करें तो सिर्फ 2 सालों में अमेरिका ने $75 अरब से ज़्यादा की मदद की, जिसमें से ज़्यादातर हथियारों और गोला बारूद के रूप में था। और इसके पीछे की कंपनियां वही थीं जिनके शेयर हर धमाके के साथ ऊपर चढ़ते हैं। अक्टूबर 2004 की बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि उस साल लॉकहीड मार्टिन के मुनाफे में 41% की वृद्धि हुई थी। ये बात सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि हर बड़े युद्ध में अमेरिका की मौजूदगी होती है। असल में ये रणनीति का हिस्सा है, एक ऐसा कॉरपोरेट युद्ध तंत्र जो डर बेचता है और बदले में मिसाइलें, हथियार बनाना अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा है। 2023 में सिर्फ लॉकहीड मार्टिन ने लगभग $67 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए की बिक्री की अकेले। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास युद्ध न सिर्फ नैतिक सवाल है उसके लिए, बल्कि इकोनॉमिक मोटिवेशन भी है। एक और कारण ये है कि अमेरिका पावर वैक्यूम नहीं क्रिएट होने देना चाहता। पावर वैक्यूम का सिद्धांत कहता है कि अगर ताकतवर देश पीछे हटता है तो कोई उसकी जगह ले लेता है। उदाहरण, जब 2011 में अमेरिका ने इराक से सेना हटाई थी तो वहां पर ISIS जैसे संगठन उभर आए। इसलिए अमेरिका हर टेंशन जोन में खुद को लीडर बनाए रखना चाहता है ताकि रशिया या चाइना जैसे देश उस जगह को भर ना दें। और अब जब भी आप सुने कि अमेरिका ने फिर से बयान दे दिया, वो फिर से टैंक भेज रहा है या उसने सीज फायर की मांग कर दी है, तो समझ जाइए वो सिर्फ शांति नहीं ला रहा, वो अपनी मौजूदगी को जिंदा रख रहा है, क्योंकि जंग में सिर्फ बम नहीं चलते, बैलेंस ऑफ पावर भी चलता है। आज का आसान भाषा में का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था अभिनव झा ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।